नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज मॉनसून सत्र का आज का दिन इतिहास की नई इबारत लिखने जा रहा है। आज यूपी विधानसभा में महिलाओं की आवाज सुनाई दे रही है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जिन महिला विधायकों को मिली है, उनकी आवाज सदन में गूंज रही है और महिला विधायक अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही हैं। महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर के विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता आ रहा है, उन मुद्दों को भी महिलाएं उठा रही हैं। महिलाओं के विकास के लिहाज से आज का जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है वो कितना खास है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सवाल ये भी उठाएंगे कि जो ये बदलाव है वो महज औपचारिकता है, सांकेतिक है या फिर नए बदलाव की शुरुआत है, और क्या इस तरह के विशेष सत्र के आयोजन की जरूरत होनी चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। और जब महिला विधायक अपनी आवाज उठा रही हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, तो कितने मिनट का मिनिमम समय वो बोल पाएंगी, वो सारी जानकारी आपको सबसे पहले ग्राफिक के जरिए दे देते हैं। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। यूपी विधानसभा में महिला विधायकों की अगर बात की जाए तो कुल सीटें 403 हैं, महिला विधायक 47 हैं। इसके अलावा विधान परिषद की बात करें तो वहां पर भी 6 महिला सदस्य हैं। आज केवल महिला विधायक अपने आवाज उठा रही हैं, मुद्दे उठा रही हैं, अपनी बात रखती हुई नजर आ रही हैं, विधानसभा के पटल पर आवाज बुलंद कर रही हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही हैं। एक महिला विधायक कम से कम 3 मिनट के लिए अपनी बात रख सकेंगी। आखिर इस बदलाव की शुरुआत कैसे हुई वो जानकारी भी आपको देंगे। महिलाएं अपनी विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगी। साथ ही साथ जो 47 महिला विधायक हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्हें किस तरह से करना है, यह सवाल बड़ा हो जाता है। और सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या इस सत्र के बुलाए जाने की जरूरत थी। अगर महिला विधायक ये कह रही हैं कि उनकी आवाज जो है वो सत्र में दब जाती है, तो फिर जिस विधानसभा का वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उस विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या उन्हें एक स्पेशल दिन की जरूरत पड़ेगी और केवल एक ही वो दिन होगा जिस दिन महिला विधायक कह पाएंगी, और दिन क्यों महिला विधायक अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाती हैं, इस पर भी चर्चा होनी बेहद जरूरी है। क्योंकि एक दिन में आप जिन महिला विधायक जिन सीटों से जीत करके आई हैं, उन विधानसभाओं के सभी मुद्दों को कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस बात पर भी गौर करना होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक दिन काफी नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि एक स्पेशल दिन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, उस बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले महिला विधायक कुछ कह रही हैं सदन में, क्या कह रही हैं वो आपको सुना देते हैं। दी गई है तो वो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। पूर्व में पहले सरकार द्वारा दावा किया गया था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की थी, जिनमें से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाए हैं। वो पिछली सरकार वर्ष 2017 से 22 तक सरकारी नौकरियां जो भी निकली हैं मान्यवर, अधिकांश वो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं या तो फिर उनका पर्चा लीक होने की वजह से वो जांचों में फंसी हुई हैं। जैसा हम सभी जानते हैं मान्यवर की यूथ एक स्ट्रेंथ होती है, किसी भी देश की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यूथ होती है। उसे और स्ट्रेंथन करने की बजाय हम उसे बहुत कमज़ोर कर रहे हैं अपने प्रदेश में। उन्हें डिग्री लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रहा है मान्यवर। बड़ा दुख, बहुत दुख की बात है ये मान्यवर कि आज का पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है वो आत्महत्या करने तक के लिए तैयार है। मान्यवर मेरे पास एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग यूपी में मान्यवर 227 लोगों ने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आत्महत्या कर ली है। मान्यवर ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 227 आत्महत्याएं की गई हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है मान्यवर। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उस पर कदम उठाने चाहिए। आज जो नौजवान
जो युवक सरकारी नौकरी नहीं पा रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, धरने पर है रोजगार मान्यवर, सारे बेरोजगार मान्यवर जो एप्लीकेशन आ रहे हैं इतनी ज्यादा उसके कंपैरिजन में रिक्रूटमेंट में इतना कम है, 0.21%। ये हमारे सरकार की विफलता को दर्शाता है जो इतने एप्लीकेशन है हमारा मान्यवर। धन्यवाद। सचिवालय और राजस्व विभाग नियम को 356 में इतना नहीं आता। तो आपने देखा किस तरह से सपा की महिला विधायक अपनी आवाज उठाती हुई नजर आ रही थी। विधानसभा के पटल पर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया है, सरकार से जवाब मांगा है। जो आत्महत्याएं हो रही हैं उनको कौन रोकेगा, सरकार से यह सवाल पूछा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह सवाल पूछने के लिए, महिला विधायकों की आवाज बुलंद करने के लिए अलग से दिन का आयोजन क्यों किया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, लेकिन जिन महिला विधायकों के ऊपर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है, जिन महिला विधायकों के ऊपर अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्हें स्पेशल दिन की विधानसभा में जरूरत पड़ेगी तो इस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आज जब विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो सबसे पहले आपको सुना देते हैं। भारत जैसे देश में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया। यही नहीं, इंग्लैंड में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को अधिकार बाद में मिला, भारत से बाद में मिला है। भले वहां लोकतंत्र पहले रहा हो, तो भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है, जिसमें हमेशा से, आज से नहीं, वैदिक काल में आप देखें, वैदिक ऋषियों के साथ साथ वैदिक ऋचाओं को रचने वाली उन ब्रह्मवादिनी ऋषि पुत्री या ऋषि पत्नियों के बारे में हम सब अक्सर चर्चा सुनते हैं, जिन्होंने वेदों के अनेक ऋचाएं रची, अनेक सूक्तों की रचना की। भारत आज जिस वैवाहिक परंपरा को अपनाता है, उसका जो विवाह सूक्त है वह सूर्या सावित्री नाम की एक विदुषी महिला के द्वारा रची गई है। आप याद करिए, उसके बगैर भारत की वैवाहिक परंपरा बिना उन सूक्तों के गायन से आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस बीच एक नई जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह जानकारी दी गई है कि समाज के प्रतिष्ठित वर्गों की महिलाएं, जैसे जो समाज के प्रतिष्ठित वर्ग हैं, महिला शिक्षक, महिला डॉक्टर, महिला वकील, तो तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी महिलाएं, वो भी आज विधानसभा में मौजूद हैं, बातों को सुन रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी आवाज भी वहां पर सुनी जाएगी। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से आज की विधानसभा की कार्यवाही यूपी की अगर देखी जाए, विधानमंडल की कार्यवाही, माफ कीजिएगा, तो जिस तरह से ये कार्यवाही चल रही है, कहीं ना कहीं एक नई इबारत की शुरुआत और इस तरह की जो कार्यवाही है, अब दूसरे राज्य भी इसको अपनाते हुए नजर
आएंगे। महिला उत्थान को लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं, महिलाओं की बात भी सुनी जा रही है और जिस तरह से एक नई पहल अब देखने को मिली है कि जो समाज के प्रतिष्ठित वर्ग हैं उनसे जुड़ी महिलाएं भी आज जो है विधानमंडल में मौजूद हैं, विधानमंडल भवन में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल सोहन, ये एक नए तरह का इनिशिएटिव लिया गया है जो विधानसभा यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ये एक नया एक दिन दिखाया है विधानसभा के अंदर। ये नया एक तोहफा दिया है महिला विधायकों के लिए। दरअसल ये कहानी शुरू के कुछ दिन पहले ही कुछ महिला विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से मुलाकात की। उन्होंने ये अपनी बात रखी थी कि हम महिला विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता है, अधिकतर हम लोग नहीं बोल पाते, समय नहीं मिलता है। तो इस पर विचार करते थे सतीश महाना जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने, उन्होंने बाकायदा सर्वदलीय मीटिंग की थी और अपना विचार रखा था क्यों ना एक दिन महिला विधायकों के लिए दिया जाए ताकि वो अपनी बातों को पटल पे रख सके और सामने सब अपनी बात को कह सके। इसको जाहिर सी बात सभी दलों ने स्वीकार कर लिया और आज का दिन वो 22 तारीख सितंबर का दिन वो रखा गया। तो आज बेशक ये बहुत अच्छा है, जिस जगह प्रयास है ये कि महिला विधायक जो है शिकायत करती हैं कि बाकायदा उनकी बात को बाहर नहीं रखा जाता, नहीं सुना जाता है, तो आज उनको ये रखने का मौका मिल रहा है और ये सभी दलों के जैसा सामूहिक प्रयास ही कहा जाएगा, सभी ने इस बात को स्वीकार किया और इसको आगे आज इसका इस तरह का दिन हमेशा माना जाएगा कि और राज्य के जब अपनाते। अनुभव, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, दरअसल अनुभव आपको रोकना चाहूंगा। दरअसल विधानसभा में इस वक्त अनुपमा जायसवाल कह रही हैं, वो क्या कह रही हैं वो भी सुन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। ये कहां से आवाज आ रही? ये सब महबूब जी का कमाल है, इसीलिए शायद आप पहले खड़े हुए थे मेरे बोलने से पहले। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। और जो मन आज इस सदन ने आपके नेतृत्व में बनाया है उससे आधी आबादी का मन मयूर नाच उठा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके नेतृत्व में आज नारी सम्मान की जो गाथा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा लिखने जा रही है, उसका पूरे देश में इससे पूर्व कोई उदाहरण नहीं मिलता। वैसे तो उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 बनने के कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन आज महिला सशक्तिकरण और महिला विधायकों के लिए सम्मान में विशेष सत्र के आयोजन में नंबर 1 बनना पूरे देश में पहली बार घटित होने जा रहा है। यह बाकी प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बनेगा और यहाँ से जो आज गूंज जाएगी उसकी धमक बरसों बरस तक याद की जाएगी। और इसके लिए अगर पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल को आपने सुना, जिस तरह से उन्होंने एक कविता के जरिए अपनी बात सदन के पटल पर रखी, विधानसभा के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साथ ही साथ तारीफ करती हुई भी वो सरकार की नजर आई। उन्होंने कहा कि जो नारी सम्मान आज यूपी की 18वीं विधानसभा में देखने को मिला है, उसका इतिहास पहले का नहीं देखने को मिलता है। किसी दूसरे राज्य ने इस तरह की पहल नहीं की है। अनूप लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह की पहल ये की गई है, अब कहीं ना कहीं इसकी तारीफ भी जरूर हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये उठता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और जो मैं शुरुआत से कहने की कोशिश भी कर रहा हूं। चलिए, अच्छी बात है, आपने विशेष सत्र बुलाया महिलाओं के लिए, महिला विधायकों के लिए, ताकि वो अपनी बात रख सकें। लेकिन हमें यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन महिला विधायकों के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है, वो एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो ऐसे में अगर विशेष सत्र केवल एक दिन के लिए बुलाया जाएगा तो क्या ये एक दिन काफी है? और आखिर क्या इस तरह के सत्र को बुलाने की जरूरत है? क्योंकि आप विधायक हैं, आपको तो अपनी आवाज रखनी आनी चाहिए। अपने लोगों की आवाज अगर आप मंच पर उठा नहीं पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जनता
इस बात को नोट जरूर करेगी और शायद अगली बार मौका भी ना दे? देखिए, बिल्कुल जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है सदन के अंदर, वो चाहे राज्य का सदन हो या आपका केंद्र का सदन हो, आप तब एक बिल याद आता है, वो महिलाओं के आरक्षण का बिल होता है 33%। बिल्कुल। बहुत विशिष्ट है, अच्छे से पढ़ा हुआ बिल। इसके बहस तो हर सरकार ये तो कहती है इस बात करेंगे, इसको बहस करेंगे, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाता है। तो उस पर बहस है। तो बिल्कुल अभी तक हमारे जब तक देखिए भागीदारी महिलाओं की नहीं बढ़ेगी, वो समाज नहीं बढ़ सकता, वो चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी स्तर पर हो। अब बात आती है जब आपके केंद्र में 33% का बिल फंसा हुआ महिलाओं की भागीदारी का, तो जाहिर सी बात है कि अभी बहुत काम करना इस विषय के ऊपर। पहल सराहनीय है, लेकिन बात सवाल यही आता है कि आखिर ऐसा सबसे बुलाने की, ऐसा एक दिन विशेष रखने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल महिलाओं को बोलने के लिए जो पार्टी में ही आप देखिए, जो कोई पार्टी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पार्टियां हो, पार्टी देखिए उसमें महिलाओं को कितने सीटें मिलती हैं, कि कोई महिला विधायक कितनी आती हैं। अगर हम ये कहें कि, और आप अगर नीचे स्तर पर देख लीजिए, शासन लेवल पर भी देख लीजिए, तो वहां पर अगर महिला आरक्षित अगर ठीक ना हो, तो वहां पर महिलाओं को वहां पर भी आने का मौका नहीं मिल पाता। ये पुरुष प्रधान समाज जिसे आप कह सकते हैं, इसमें महिलाओं भागीदारी सुनिश्चित और सही तरीके से नहीं दी जाएगी, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। बेशक सराहनीय पहले एक दिन का रखा गया है, लेकिन उम्मीद ही करते हैं कि आगे इसका असर देखने को मिलेगा। और उम्मीद यही, और आज आप ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा सबसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, और महिलाओं को बोलने का, समुचित बोलने का जो ताजा अवसर ये विधानसभा या लोकसभा में करने का, बोलने का समुचित अवसर उनको मिलता है। प्रयास है, लेकिन अच्छा प्रयास है, बहुत काम करने की जरूरत है इस पर। जी, आपने कहा प्रयास है, अच्छा प्रयास है, लेकिन इस पर काम करने की भी जरूरत है। क्या ये सांकेतिक है जो ये बदलाव है, या फिर इसकी जिस तरह से जरूरत पड़ी है, क्या आपको लगता है कि इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस तरह से मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि महिला विधायक हैं आपका एक क्षेत्र है, आपको अपने लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचानी है, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी, अब हम महिलाओं की भागीदारी को लेकर के चर्चा करते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर जो ग्रामीण इलाकों से ज्यादातर देखने को मिलती है, हम क्या देखते हैं? विधायक आप छोड़िए, ग्राम प्रधान को लेकर के बात कर लेते हैं। कोई महिला अगर ग्राम प्रधान होती है तो प्रधान पति शब्द चलन में आता है, बैठी रहती हैं, पति सारा काम करता रहता है। तो ये जो धारणा है, इस पर भी कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत कहीं ना कहीं होनी चाहिए, और इस दिशा में जब तक काम नहीं होगा, जब तक निचले स्तर से काम नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर सामने आएंगी समाज में। देखो, मैं इसी सवाल से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि जो ये अगर ग्राम प्रधान के लिए शासन देखिए, अगर महिला आरक्षित सीट ना यहाँ की जाए, तो वहां पर महिला बाकायदा उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया जाएगा, और जो महिला उम्मीदवार खड़ा की जाती है, जैसा हमने प्रधानपति, बिल्कुल इसी तरह से डमी स्टैंड बनाकर खाली बिल्कुल चेहरा इस्तेमाल होता, बाकी उनका कार्य उनके पति या उनके जो रिश्तेदार होते, पूर्व रिश्तेदार जिसे कहा जाए, वो भी आगे इसको अंजाम देते, उनके सारे कार्य करते हैं। बात वही है, अभी जमीन स्तर से ऊपर उठने पर भी ये काम अभी नहीं हो पा रहा है, तो बहुत काम इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाबर करने की जरूरत है, और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। और इसका फायदा इस सत्र से ये निकलेगा कि अन्य राज्य भी इसकी मांग करेंगे। अन्य राज्य इस तरह की हो सकता है कि एक दिन अपने यहाँ रखे महिलाओं के लिए बाकायदा एक सत्र वो भी बुलाने का प्रयास करे, और ये तो भी आगे देखने की बात है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि अन्य राज्यों में भी इस पहल को किया जाएगा, ये पहल अपनाई जाएगी। और जाहिर सी बात ये कि ठीक है, देर है, जरूर तय वाला मामला है इस पर, कि अगर एक दिन का रखा गया है, उम्मीद है आगे की हो सकता है कुछ दिन बढ़ जाए, पे 2 दिन बाद जाए, या फिर अभी जैसे कहना आपकी सच्ची होगी कि महिलाओं को बोलने का मौका मिले। कि एक चीज और बता देते हैं कि पहले तो महिलाओं को सीटें बहुत कम मिलती है पार्टी में, लेकिन जब विधायक आती भी है, कि यहाँ भी एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो उनके पति हैं वही अधिकतर देखने को मिलता है। बिल्कुल, जो विधायक महिला के पति है, रिश्तेदार वही अधिकतर मिलती है, वो जनी बंदे आप जाती है विधानसभा के, लेकिन वो पूरी संतुष्ट करती बोलने से, कुछ सकती है बोलने से। ये लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कुछ लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जमीनी स्तर जैसे कहा जाए, गाँव में देखने को मिलता है, पार्टी लेवल पर देखने को मिलता है, विधानसभा में भी देखने को मिलता है कि जो महिला विधायक है उनके पति अच्छा काम करते हैं, और सदन में महिला के विधायक आती है कम बोलती है। लेकिन ठीक है, जो बोलने वाली महिला है बहुत किया जा रहा है, उस दिक्कत को दूर किया जा रहा है। सवाल जैसे अभी पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल जो पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थी, बाकायदा जैसे वो भी दे रही, तो ऐसा इनको मौका मिला है। अब आज मौका मिला, आपकी बात कटी, ऐसा नहीं मौका नहीं मिलता, लेकिन इसका मौका मिलता है। पुरुष प्रधान समाज है, और साथ
समय जो सदन की जो दिन होते कम होते थे, विधानसभा में भी बहुत कम दिन रखा गया, तो उसमें और जो विधायी कार्य वो निपटाए जाएंगे। बिल्कुल। तो अधिकतर जाहिर सी बात है कि पार्टी में जो पुरुष विधायक वही ज्यादातर बोले, महिलाओं का बोलने का मौका मिले। लेकिन ठीक है, एक दिन रखा गया है, शुरुआत हुई है, आगे देखिए कि अब कहाँ तक जाते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं। लेकिन अगर आज की कार्यवाही का सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि काम चल रहा है, हंगामा नहीं हो रहा है जिस तरह से और दिन देखने को मिलता था, क्योंकि 19 तारीख से सदन की शुरुआत हुई थी और 19 तारीख के दिन जब शुरुआत हुई थी तो उस दिन किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था। अखिलेश यादव की पदयात्रा देखी थी, सड़क पर डमी सदन चलता हुआ भी हमने देखा था। आज पॉजिटिव सबसे बड़ा कि काम चल रहा है और वो हो हल्ला या हंगामा नहीं हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि दिन बढ़ा दिए जाएंगे, तो आपको लगता है कि जो हंगामे वाली तस्वीरें हैं, महिला विधायकों को जब ज्यादा मौका बोलने करेंगे आप, तो वो हंगामे वाली तस्वीरें भी कहीं ना कहीं सदन से बाहर आएंगी और काम उसी तरह से प्रभावित होता हुआ जरूर नजर आएगा। जी देखिए, अधिकतर जो विधानसभा सत्र है कम दिनों के लिए आया है, कम दिनों में ही अधिकतर ऐसा होता है कि सत्ता और विपक्ष में जो वाद विवाद होता है, लोग जो उसी में सारा समय चला जाता है, बहुत कम विधायी कार्य नहीं हो पाता। ये चाहे यहाँ आप ले चाहे केंद्र में ले आप, कार्य बात में स्थगन इसी पे चला जाता है। बिल्कुल समय कुछ तो जाहिर सी बात है, महिला आज जैसे आपने सवाल किया, आपने वर्ड उसके सांकेतिक, बिल्कुल ये सब सांकेतिक ही यदि आप कह सकते, इससे ज्यादा आगे सकते हैं। सांकेतिक रूप से ही आगे रखा गया है जो, तो महिला पर बोलेंगी अपनी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष की महिला विधायक हो, वो अपनी अपनी बात 3-3 मिनट के समय दिया गया, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज तो शांतिपूर्ण माहौल से ही ये सारा जो सदन चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ज्यादा दिन हो तो जाहिर सी बात उसमें हो सकता है, लेकिन आज चूंकि सांकेतिक रूप से दिया गया तो आज जो माहौल जिसे कहा जाए कि सौहार्दमय वाला रहेगा और शांतिपूर्ण रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत इसमें आज के सदन चलाने में नहीं आने वाली। हाँ, ये है कि भाई अधिकता जो होता है बाद में, जैसे आपने कल देखा 500 सदन में चला, उसके बाद विवाद के अलावा काम नहीं उठाया। आज इसमें बाकायदा विधायी जो कार्य है वो भी पूरे होंगे। आपको बता देते हैं कि यहाँ महिला विधायक अपनी बातें रखी, बल्कि और कार्य भी यहाँ पूरे क्यों, और विधायक जो कुछ जैसा कहा है जो बात होंगे वो काम पूरे होंगे, उसके कुछ माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। शांतिपूर्ण महिलाओं में रह सकता है, पुरुष में रहना मुश्किल, एक बार में खत्म हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आपको विधायी कार्य निपटाने का समय भी मिल जाएगा सदन को। कहीं ना कहीं विधायी कार्य निपटाने का जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसका समय भी मिल जाएगा। कुछ अहम मुद्दों के बारे में भी चर्चा करनी जरूरी होती है। दरअसल जब सदन की शुरुआत हुई थी, हमने अखिलेश यादव की पदयात्रा देखी थी, डमी सदन का आयोजन किया गया था और जो तस्वीर पहले दिन आई थी, कहीं ना कहीं वो तस्वीर कई सवाल खड़े करती हुई नजर आई थी, क्योंकि इजाजत को लेकर के भी सवाल उस समय अखिलेश की यात्रा को लेकर के उठ रहे थे। और उसके बाद जब सदन की कार्यवाही चली तो आजम खान का मुद्दा खूब गरमाया था। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी आजम खान को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, ये आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि आजम खान को गलत मुद्दों में फंसाया जा रहा है, क्या 2024 को लेकर के समाजवादी पार्टी तस्वीर खींचती हुई नजर आ रही है कि प्रताड़ना के आरोप लगा करके इन्हीं मुद्दों के साथ में बेरोजगारी, महंगाई, जिन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है उन्हीं को लेकर के बीच में जनता के बीच में जाएगी? आजम खान का मुद्दा उसमें भी कहीं ना कहीं अहम होगा जिस तरह से कार्यवाही में अब तक देखने को मिला है। एक बात थोड़ा पीछे चलते हैं इसके लिए कि जब अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर यूपी विधानसभा की सीट अपने पास रखी थी, उसी समय से कयास लगाने जाने लगे थे कि हाँ विधानसभा जो समय चलेगी यूपी की विधानसभा वो अच्छी चलेगी और काफी वाद विवाद वाली रहेगी और विपक्ष अपनी बात मजबूती से रखता हुआ दिखाई देगा। उसी समय तय हो गया था और अखिलेश यादव उसी भूमिका में दिखाई भी दे रहे। जब सत्र शुरू होता है, कहीं पदयात्रा होती है, कहीं वो कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन वो विधानसभा के बाहर करने लगा, वो अपना जिसे कार्य मौजूदगी दर्ज करते रहते हैं। बात आती है आजम खान की, तो आजम खान की बात बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इतिहास की बात चाहें या इतिहास कहें या कुछ और कहें कि जब कल बात अखिलेश रख रहे थे, उसी समय रामपुर में बाकायदा उनके जो जौहर यूनिवर्सिटी है वहां से जो 2 आरोपी है उनकी शिनाख्त से बाकायदा दीवारों को खोदा जा रहा था, तो लगा था उसके अंदर से मदरसे चोरी हुई जो किताबें वो मिली हैं और साथ में वही जो पिकर है उसमें नगर निगम की जो जेसीबी मशीन उसका पूरा इंजन मिला है, जो गायब हो गई थी जेसीबी मशीन पूरी, उसका इंजन भी मिल गया बाकायदा। इत्तेफाक कहिए कि वहाँ सदन में बात अखिलेश यादव बात चल रही थी और यहाँ पर इनका ये कार्य चल रहा है, इनका जो है मुफ्ती पे बाकायदा पुलिस की रेड चल रही थी। ये सारी चीजें साथ हुई, इसलिए आजम खान का मुद्दा आजम खान से मिलने अखिलेश यादव उनके घर भी गए थे, बाकायदा उनसे मुलाकात हुई जब उनका भी एंजियोप्लास्टी हुई थी आजम खान की दिल्ली में, तो
वहां भी मिलने गए थे 3-4 दिन पहले बात में मुलाकात हुई थी। तो आजम खान हमेशा आरोप लगाते रहे कि अखिलेश यादव जो उनका केस उनको लेकर काफी उदासीन दिखाई देते, तो उसको अभी उन्होंने ऊपर नहीं उठाया, मुद्दे को रखा नहीं आगे। लेकिन अब बात शिकायत को लेकर बार बार अखिलेश यादव आजम खान से मिलने की कोशिश भी करते हैं। बाकायदा दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है, अंजू प्राप्त हुई है। अब साथ में आजम खान का मुद्दा उन्होंने उठाया और बार बार अखिलेश एक ही बात कह रहे जाहिर तौर पर कि ये बाकायदा आजम खान के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। आजम खान के ऊपर केस पे केस लाए जा रहे हैं। ये जिसे कहा जाए कि पीएम योगी एक जिसने बदले की कार्रवाई से काम करती, योगी सरकार बदले की कार्रवाई का काम कर रही है। आरोप बार बार लगाते रहे और कल भी उन्होंने यही आरोप लगाया और इसी बात को सदन में उन्होंने विधानसभा में रखा दी। अच्छा, शिवपाल यादव मॉनसून सत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो क्यों दूरी उन्होंने बना रखी है? कुर्सी को लेकर के भी हमने देखा था कि गहमा गहमी देखने को मिली थी, फ्रंट सीट की कुर्सी को लेकर के भी सवाल उठे थे। अब दूरी बना रखी है उन्होंने, क्या उसके पीछे की कोई वजह आपको नजर आ रही है? शिवपाल यादव को देखिए, विधानसभा शुरू होने से पहले ही चर्चा आई थी विधानसभा की। अखिलेश यादव ने बाकायदा बोला है, विधानसभा अध्यक्ष को लिख के बोला इस बात को कि चाचा की कुर्सी आगे रखी जाए, उनकी सीट आगे रखी जाए और इस बात को यहाँ रख। लेकिन ये हुआ नहीं, उनकी सीट आगे नहीं बन पाई। कारण कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल उनकी सीट आगे नहीं बढ़ पाई। शिवपाल यादव के कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे, तो उन्होंने इसका हवाला भी किया था कि वो विधानसभा कार्रवाई से भाग नहीं ले पाएंगे और उनके कार्यक्रम पहले से तय है, वो वहाँ पे अपनी पार्टी की मजबूती देने के लिए उधर काम कर रहे हैं। तो शिवपाल यादव जाहिर सी बात है उनको आगे सीट नहीं मिली, कयास नहीं लगा रहे हैं कि आगे सीट नहीं मिली, शायद इसीलिए नहीं आए हैं वो। लेकिन फिलहाल उनका पास बहाना यही है कि वो पार्टी की मजबूती में लगे, उनका कार्यक्रम पहले जिले में तय था, वो उसी कार्यक्रम में कर रहे हैं। तो अभी फिक्स तो नहीं कह सकते हैं कि क्या बात नहीं होगी, शिवपाल क्यों नहीं है, लेकिन हाँ कयास यही लगाया जा रहा है कि क्योंकि सीट आगे नहीं मिली, आगे हमको जगह बैठने की नहीं मिल पाई, तो कार्यक्रम का बहाना लेता हुआ विधानसभा की कार्यवाही से दूर नहीं रहेगी। अच्छा, अभी तक जिस तरह से विपक्ष की ओर से मुद्दे उठाए गए हैं, 19 तारीख से शुरुआत हुई थी, उसके बाद से आज तक जो मुद्दे अभी तक विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा हो, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने नोकझोंक होती हुई भी सदन में देखी है, तो इन मुद्दों को क्या विपक्ष सही ढंग से सदन में रख पा रहा है? क्योंकि इन मुद्दों को लेकर के हमने पदयात्रा निकलते हुए देखी है। अखिलेश यादव की सभाओं में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस दौरान इनका जिक्र होते हुए देखा था। तो जब अब विधानसभा के मंच पर इन मुद्दों को रखने की बारी आ गई है, तो क्या मुद्दे सही ढंग से उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से? क्या सरकार से जवाब मांगा जा रहा है और क्या सरकार सहज नजर आ रही है जवाब देने में? देखिए, तो उम्मीद कीजिए कि बाकायदा जिस तरह से अखिलेश यादव के सवालों को रखते हैं, तो उसमें तीखी नोक-झोंक होने की संभावना बढ़ जाती है। और वही कल भी हुआ, वही परसों भी हुआ। परसों भी हुआ तो थोड़ा सा सीएम योगी के साथ में उनकी बहस हुई। कल विजय पाठक जी के साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ भी बाकायदा बहस हुई। उन्होंने इस पर जिक्र किया कि किस प्रकार स्वास्थ्य जो सेंटर उस पर जाकर वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। विजय पाठक खुद कार्रवाई करते हुए कह रहे हैं कि मैं यहाँ जो अपनी सरकारी रवैया, इससे बड़ा इस चर्चा सुन ये देखने को नहीं मिलना की बात करूँ, उन लोग उल्लेख भी किया। और कल विजय पाठक जो मंत्री विजय पाठक डिप्टी सीएम भी हैं, वो बाकायदा कल ज्यादा आक्रोशित किए। उन्होंने भी बाकायदा कुछ वर्ड इस्तेमाल किए जिसके लिए हंगामा हुआ विधानसभा के अंदर। तो तीखी नोक-झोंक तो चल रही है और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तो सामान्य मुद्दे ही अब हम कह सकते हैं। वो हर राज्य में उठे, बेरोजगारी समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, वो हर राज्य में उठते हैं। तो बेशक इस पर सवाल किए जा रहे हैं और सरकार को इस पर जवाब भी देरी आता है। जिस स्थिति को मैं सरकार की नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि अच्छा जवाब देने का उनको मौका मिल रहा है। और सवाल जैसा सवाल वैसा जवाब, तो कुल मिला के इतना मैं जरूर कहूंगा कि हाँ, इस समय जो विपक्ष है अखिलेश यादव, वो बिल्कुल अपनी भूमिका अच्छी तरह से कम से कम विधानसभा के अंदर तो निभाते जरूर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा के बाद कार्रवाई सबसे खत्म होता है, उसके बाद तो सच कहाँ है कहाँ नहीं है तो ढूंढना पड़ता है। लेकिन फिलहाल विधानसभा अपनी भूमिका अच्छी नजर आ रहा है। तो विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगा तो ये जनता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक लोकतंत्र में, मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। जनता की आवाज को विपक्ष जोर शोर से उठाए, यही उम्मीद विपक्ष के नेताओं की ओर से की जाती है। एक और अहम मुद्दे को लेकर के अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं। जिस तरह से आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष दिन महिला विधायकों के लिए है यूपी विधानसभा में, एक सवाल मेरा आपसे है वक्फ संपत्ति की जांच को लेकर के। दरअसल मामले की गूंज क्या आपको लगता है कि कोई महिला विधायक
आज सदन में उठा सकती है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब महिला विधायकों की बात हो रही है ना, तो ये कहा जा रहा है कि महिला विधायक जो हैं वो अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगी, महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाएंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई महिला विधायक ऐसी होगी जो वक्फ संपत्ति की जांच के मुद्दे को लेकर के भी, जो बड़े मुद्दे राज्य के हैं उनको लेकर के भी आवाज उठाती हुई नजर आएगी? और क्या लगता है आपको कि इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि कल भी कार्यवाही होनी है, हंगामा होगा? आज जैसे कार्य बड़ी मुश्किल से मौका मिला है कि जब महिला विधायक अपनी बात को रखे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई महिला विधायक वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कुछ सवाल उठाएगा, क्योंकि उनको ऐसा मौका मिला तो जाहिर सी बात वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को सबसे आगे रखना चाहेंगी और जिससे बात की जाए क्षेत्र के में दिखाई दे कि हाँ वो उनकी समस्याओं को बाकायदा सदन के अंदर रख रही है। तो मुझे लगता नहीं, हो सकता कोई उठा भी दे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कि देखने को नजारा विधानसभा मिलेगा तो कोई महिला विधायक वक्फ बोर्ड की संपत्ति के विषय में बात करती नजर आए, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कल भी कार्यवाही होनी है, तो इस मुद्दे को लेकर के गूंज कहीं ना कहीं सुनाई देगी कल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज जैसे कल वक्फ बोर्ड की संपत्ति का आज बाकायदा CFI वाले जो CSI के जो ठिकाने उस पर बाकायदा छापे NIA की चल रही है, ATS में भी आज गिरफ्तारी हुई। जाहिर सी बात है, बार बार सवाल ये उठेगा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यही बात अभी जब अखिलेश यादव जब बाहर निकल के आएंगे, जब हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे, इसी पे सवाल पूछा भी जाएगा जो छापे मारी तो क्या कहना चाहेंगे। जाहिर सी बात यही जवाब उनका यही आएगा कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए। जैसे कल उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कि मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा बार बार, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति, मदरसे का सर्वे, वक्फ बोर्ड का सर्वे, तो ये कुछ दो ऐसे जिसमें कहा जाए CM योगी ने ऐसे आदेश दे दिए हैं सर्वे के, जिससे बाकायदा विपक्ष से आरोप लगा रहा था सत्ता पक्ष के ऊपर कि वो बाकायदा अल्पसंख्यक मुसलमानों पे को टारगेट करने के लिए ये सब कर रहा है, करने के लिए सब सारे काम करना। तो बिल्कुल नोकझोंक तो होनी है, विरोध भी काफी जैसा कहा जाए सख्त दिखाई देगा, प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन इस पर दिखाई भी दे रहे हैं और बाकायदा पार्टियां बोलने भी लग गई। सपा भी इसी तरह कल अखिलेश यादव ने भी इस बात पर बयान दिया वक्फ बोर्ड पर ये कार्रवाई गैर कानूनी थी, राइट का उल्लंघन है 1989 का, तो बातें होंगे तो जाहिर सी बात विरोध को देखने को मिलेगा। बहुत सख्त प्रतिक्रिया इस पे अपनी दे रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच की नीति सरकार ने ये कदम उठाया, और ये कदम उठाया जिसने को कई शिकायतें आ रही थी इसके ऊपर, बाकायदा वक्फ बोर्ड के ऊपर। आपने जैसे तमिलनाडु इस पे चर्चा आया, पूरा गाँव इस पे अपनी बिल्कुल घोषित कर दिया। तो और भी कई चीजें हैं, स्टिंग ऑपरेशन भी एक चैनल का हुआ, उससे भी दिखाया गया किस प्रकार से लैंड बिहार दिल्ली का दिखाया गया, उस पर बाकायदा स्कूल तोड़ के दुकानें बना दी आपकी विधायक ने। तो ये सारी चीजें भी, और ये बीजेपी को छूट भी करती थी कि सारी चीजें 2024 का चुनाव होते हैं, बीजेपी को छूट भी करती है सारी चीजें। तो जाहिर सी बात है कि नियम कानून भी अपनी जगह और राजनीति भी अपनी जगह, तो दोनों साथ ही चल रहे हैं कि अपना अपना वोट बैंक कैसे साधा जाए, उसी के अनुसार सत्ता अपने फैसले ले रही है, कैसे अपना वोट बैंक साधा जाए, उसी तरह के सवाल, उसी तरह का विरोध सत्ता पक्ष के सामने दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे विधानमंडल की कार्यवाही से और इनके मायनों को हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए अब एक बार फिर से आपको विधानसभा की कार्यवाही की ओर लिए चलते हैं, जहां महिला विधायक सवाल पूछ रही हैं और सरकार से जुड़े मंत्री, उस विभागीय मंत्री उनका जवाब दे रहे हैं। तो बरसों बरस इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। मुझे आपने आधी आबादी के रूप में विशेष अवसर दिया है, इसलिए कहती हूँ आदरणीय महबूब जी, मुझे आवाज उठाने दो, मुझे आवाज उठाने दो, हाशिए से उठकर मुख्य पटल पर आने दो। अरे कितनी परीक्षाएं लोगे मेरी, कभी मुझे भी तो आजमाने दो। आधी आबादी को पूरी हकीकत दुनिया को बतलाने दो, मुझे आवाज उठाने दो। माननीय अध्यक्ष जी, पुनः गदगद भाव से, असीम आनंद से, ओतप्रोत हृदय की गहराइयों से आपको और इस संपूर्ण सदन को कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और सभी महिला सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि आज के ऐतिहासिक दिन पर ये बहुत मुश्किल से मिला है और सबकी इतनी सहभागिता, इतनी सदा सहता बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोग जरूर कुछ न कुछ, जब भी आपकी बारी आए, जरूर यहाँ पर अपने विचार रखें, क्योंकि मिशेल ओबामा ने कहा था कि महिलाएं क्या कर सकती हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आज आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने का अवसर मिला है, नहीं पता है कि आप कितनी अच्छे से अपने भाव रख सकती हैं, इसलिए बोलिएगा जरूर। आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले कह दिया है कि ऐसा नहीं कि महिलाएं हिचकिचाती हैं, पुरुष भी बहुत ज्ञानी होते हुए भी बोलने में
हिचकिचा जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप खुलकर अपनी बात रखिए। आदरणीय महबूब जी से सीखिए कि देखिए हमारा नंबर है, लेकिन महबूब जी उसमें बोल रहे हैं। बस अंत में अपनी बात कहते हुए समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी कि मैं ही गंगा मैं ही जमुना, मैं ही गंगा मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ, मैं ही शारदा मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी भवानी हूँ, मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मेरी भाषा तो है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की नारियों को सलाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रागिनी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दिन की रोशनी गुजर गई, सुनिए सुनिए सब बैठिए। क्या दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीय डिंपल भाभी का, जिनकी प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर हम रेशियो निकाल लें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका रेशियो पक्ष के समान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी समाजवादी पार्टी की सोच को, जो सोच कहती है कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता, नेतृत्व का होता है एक विचार, एक सोच, एक विचारधारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा, जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा। आज से कई सालों पहले जब अध्यक्ष जी आप, मेरे पिता, उनके सहपाठी जब स्कूल में जाया करते थे तो वहां पे पढ़ाया जाता था कि 3 प्रकार के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। और तब वो अपने अभिभावकों से पूछते थे कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आता है, ये कब तक विकसित हो जाएगा? तो उन्हें कहा जाता था कुछ नहीं, आज से 8-10 सालों में हमारा देश विकसित हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपके बाद हमने भी स्कूल की पढ़ाई की, हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और हमें भी वही पढ़ाया गया और हमने भी जब ये पूछा सवाल तो हमें भी वही उत्तर मिला। आज एक नई जनरेशन स्कूल जाने को तैयार है, लेकिन आज ये देश अपना जवाब नहीं बदल पाया है। क्या हमने कभी इस बात पे मंथन किया है? आज ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, ये सत्र ही उसका जवाब है कि आज जो हम 403 विधायकों में सिर्फ और सिर्फ 47 महिला विधायक हैं, वो उसका जवाब है कि जिसकी वजह से आज हमारा देश विकासशील से विकसित देश नहीं हो पाया है। मैं आज बताना चाहती हूँ कि अगर हम देश में देखें कि महिलाओं का राजनीति में नेतृत्व के परसेंटेज को निकाले तो सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं जो पूरे देश में जनप्रतिनिधि के रूप में अपना नेतृत्व कर रही हैं। और इस आंकड़े को अगर हम किसी भी डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पे जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहां पे अगर राजनीति में महिलाओं का अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है तो वो 30% तक पहुंच चुका है। और हमें भी अब इस पे विचार करना जरूरी है और इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, इस प्रदेश को उठानी चाहिए और इस देश को उठानी चाहिए।
कहा था कि मैं किसी भी समाज की जो प्रगति है उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। और आज मैं एक ग्रामीण अंचल से आती हूं और जब वहां पे हम अपनी दलित समाज की बहनों को देखते हैं तब हमें ये महसूस होता है और साथ में बहुत ग्लानि भी होती है कि आज हमारा देश कहाँ पे है। आज क्या कारण है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे एक माँ हो या बहन हो या पत्नी हो या बेटी हो। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही आज के लिए बेहद खास है क्योंकि आज महिला विधायकों के लिए स्पेशल डे है। और जिस तरह से हमने अभी तक की कार्यवाही में हंगामा होते हुए देखा था, नोकझोंक होते हुए देखी थी, वो नोकझोंक आज कहीं नजर नहीं आ रही है। एक एक करके विधायक अपनी बात रख रहे हैं और संबंधित विभाग से जुड़े मंत्री या फिर उस विभाग से जुड़े लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं। अब हमारे साथ हमारे इनपुट हेड शोएब खान जुड़ रहे हैं। शोएब जी, जिस तरह से अभी तक की कार्यवाही चली है, कहीं ना कहीं हमने इससे पहले देखा था, हंगामा होते हुए देखा था, सड़क पर डमी सदन का आयोजन होते हुए देखा था, और अब जिस तरह से आज की कार्यवाही चल रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से मुद्दों को उठा करके हंगामा हो रहा था वो कहीं ना कहीं आज देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से अभी तक जो मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं, अभी तक की जो कार्यवाही हुई है मॉनसून सत्र की, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या विपक्ष जिस तरह से जिस रणनीति के साथ में उतरा था इस सत्र में, उसमें कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है आपको सरकार की घेराबंदी को लेकर? सोहन, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से विपक्ष ने घेराबंदी की, सरकार को घेराबंदी की तैयारी की थी कि विधानसभा में अखिलेश यादव के भी बड़े बड़े दावे आ रहे हैं, हम सत्ता पक्ष को, सरकार को विधानसभा में घेरेंगे। लेकिन पहले तो ये लग रहा था जिस तरीके से दावे हो रहे थे कि सरकार घेरेगी, लेकिन जब विधानसभा में कार्रवाई हुई, पहले दिन की कार्रवाई, उन्होंने बाहर निकलकर जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, सड़क पर रहेगा अपना सत्र लगाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन जो कल की जो कार्रवाई हुई है, इसमें आजम खां का और स्वास्थ्य का मंत्री जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, लेकिन नियमों की जो जानकारी होती है उस दरकिनार करके अखिलेश यादव ने करा था। आजम खान का मुद्दा उठाया था, उस वक्त उठाया जाता है जिस वक्त सारे समाजवादी पार्टी के विधायक बेल में आकर धरना देने लगते हैं। फौरन ही विधानसभा अध्यक्ष ने जो है अपना ग्रुप का पत्ता बोला, अब ठीक है, हम आजम खान पर जो है चर्चा करेंगे। अब आप चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि आप धरने पर बैठे हुए हैं, मामला भी इनका निकल गया। उसके बाद में जो माता प्रसाद पांडे थे वो बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके सारे विधायक मौजूद बेल में बैठे हुए थे, धरने पर बैठे थे। ये वहां पर स्वास्थ्य फाइनेंस मिनिस्टर जो है सुरेश खन्ना, ये अच्छे जानकार हैं, उन्होंने कई चीजें ऐसी रखी जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जवाब देते नहीं बने। जिस वक्त अखिलेश यादव स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहे थे तो पर उन्होंने संज्ञा भी दे दी स्वास्थ्य मंत्री को, ब्रजेश पाठक को, के छापामार मंत्री हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे, मुख्यमंत्री ने एक बात तो इनसे ये पूछी थी कि आप जो है जब कोरोना आया था तो कहाँ थे? आप लोगों को भ्रमित कर रहे थे, कोरोना की दवाई लगवा, तो इनके पास में जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर जब बेरोजगारी की बात आई तो मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया, उसका जवाब भी ये नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर ये बोल तो बहुत रहे हैं, लेकिन सही दावों के ऊपर यह सरकार जो जवाब दे रही है उसका इनके पास में कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। दरअसल आज जिस तरह से महिलाओं के लिए स्पेशल डे है विधानसभा में, तो
इसमें बचाव किसका हो रहा है? विपक्ष का हो रहा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सवाल पूछने की, और जब सरकार जवाब दे रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है, या फिर जानकारी का अभाव विपक्ष में नजर आ रहा है। वहीं सरकार की ओर से हमने देखा था, स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमने देखा ब्रजेश पाठक किस तरह से छापामार कार्रवाई करते हुए, माफ कीजिएगा, नजर आए थे। अलग अलग अस्पतालों में वो पहुंच जाते थे, वहां पर छापा मारते थे, डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए भी वो नजर आए थे। और जब अखिलेश यादव इन मुद्दों को उठा रहे हैं या फिर विपक्ष के द्वारा इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जो ग्राउंड में ना उतरना और केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, वो बड़ी वजह कहीं ना कहीं विपक्ष की जानकारी के अभाव के निकलकर सामने आ रही है? कि क्योंकि आपको असल मुद्दों के बारे में तभी जानकारी होगी जब आप जनता के बीच में जाएंगे। अगर आप जनता के बीच में केवल चुनाव के दौरान जाएंगे तो वो जनता भी देखेगी, और कहीं ना कहीं जितनी जानकारी आपको उस क्षेत्र के बारे में होनी चाहिए वो केवल कार्यकर्ताओं से आप नहीं ले सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं जनता के बीच में उतरना पड़ेगा। और उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फिसड्डी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच में कम नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विधानसभा में भी उन्हें उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है, जवाब देते नहीं बन पा रहा है। देखिए सोहन, बिल्कुल सही कहा आपने। आज जो विधानसभा की कार्रवाई महिलाओं को लेकर रखी गई है, ये सत्ता पक्ष ने बहुत जानबूझकर और एक सोची समझी रणनीति के तहत रखी है, जिससे विपक्ष को कोई मुद्दा ना मिल सके। उन्होंने महिलाओं की रखी है, महिलाएं बोल रही हैं। आपकी भी, कांग्रेस की भी महिलाओं को समय दिया गया है, तो समाजवादी पार्टी को भी दिया है, बीजेपी को भी दिया है। आप जानते हैं महिलाएं जो मूल मुद्दे हैं उन पर जो हैगा वो जो सत्ता पक्ष के जो लोग उठा रहे थे स्वास्थ्य से, वो नहीं उठाई, वो सिर्फ उठाई अपने इलाके के, बिल्कुल क्षेत्र के लोग मुद्दे उठा रही हैं, और वही बात कह रही हैं। इनका मुद्दा आजम खान का है, तो आजम खान का कौन एमएलए जो हैगा क्यों उठाएगा? वो अपने क्षेत्र का मामला उठाएगा, समझे? तो कुल मिला के इनका जो आज के दिन का जो कार्रवाई थी, वो जो विपक्ष के जो तेवर दिख रहे थे वो ठाठ खुश हो गए हैं महिलाओं का। दूसरा, जो इन्होंने महिलाओं की कार्रवाई एक नजीर बन गई है। ये उत्तर प्रदेश में जो पहली बार किया गया है, ये अभी तक किसी भी प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई थी विधानसभा में महिलाओं को बोलने के लिए। और बाकायदा इसमें इनकी, आपको बता दें, जो विधानसभा अध्यक्ष है, इनकी लोकसभा अध्यक्ष से भी पहले बातचीत हो चुकी है, और विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात रखी थी कि ये हम एक नजीर बनाएंगे, इसको आप लोकसभा में भी एक बार देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष ने, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा भी है कि आप शुरू करिए, उसके बाद देखते हैं, अगर ये सब कुछ सही रहा तो उसको यहाँ भी लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर जो ये जिस तरीके से सरकार जो है ना, विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश करी थी, तो बल्कि सरकार ने ही विपक्ष को उल्टा घेर लिया। दूसरी चीज अखिलेश यादव जो है कभी ज्यादातर जो है अपने एसी रूम में ही रहना पसंद करते हैं, ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे वो जाना पसंद नहीं करते हैं। जमीनी स्तर पर जो है वो कार्यकर्ता है, उनके ऊपर ही सोशल मीडिया पर वो खेल खेलना चाहते हैं। अच्छा, मामला वो उठा देते हैं। ठीक, कन्नौज आते हैं, कन्नौज से भी एमपी रह चुके हैं, कन्नौज से मिसेस भी रह चुकी है, कन्नौज से पिताजी भी एमपी रह चुके हैं। लेकिन आज ये क्या वजह है कि जिस वक्त सैफई को मेडिकल बनाया गया था, कन्नौज में क्या सरकारी मेडिकल नहीं बन सकता था? लेकिन नहीं बनाया। क्या वहां पर जिला अस्पताल नहीं था, उसको अच्छे तरीके से नहीं चलाया जा सकता था? नहीं किया। क्या वहां पर सड़कें और बेहतरीन नहीं हो सकती थी? आज भी आप कन्नौज में चले जाइए, पहाड़ी इलाका है, वहां पर देखिए क्या हाल है सड़कों का, पानी की क्या व्यवस्था है। कुल मिलाकर जो नेता प्रतिपक्ष है, इनको विधानसभा में सिर्फ चीखने का एक अच्छा वो मौका मिला है, वो भी जगह सत्ता पक्ष ने खत्म कर दिया। अच्छा, एक अहम सवाल मैं आपसे अब पूछने जा रहा हूं। दरअसल किसी मशहूर लेखक ने कहा था कि जो दिवस होता है वो किसी कमजोर का मनाया जाता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से आज एक दिन स्पेशल महिलाओं के लिए रखा गया है, तो इसे किसी दिवस से कम तो माना नहीं जाएगा। तो क्या ये कमजोरी को दर्शाता है? क्योंकि क्या इस तरह के जरूरत है
अगर आप इस तरह से एक विशेष सत्र बुला रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो उन विधायकों की कमजोरी को भी दिखा रहा है, उन महिला विधायकों की जो अपनी आवाज को और दिन जो है वो विधानसभा में नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे में इससे क्या आप उसको बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो उनकी कमजोरी है? चलिए आप एक दिन के लिए कम कर देंगे, लेकिन बाकी दिन जो जब सदन बड़े दिनों तक चलेगा, 15-16 दिन लगातार आयोजन होगा, उस दिन अगर आप एक स्पेशल डे रखेंगे तो उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी कमजोरी है उसका जड़ से सामना होना चाहिए, जड़ से खात्मा होना चाहिए, और बाकी दिन भी महिला विधायक अपनी आवाज को जोर शोर से रख सकें, इसके लिए कहीं ना कहीं पहल होनी चाहिए। और उसके लिए आपको क्या लगता है किस तरह के बदलावों की जरूरत है? देखिए वो स्वर्ण एक चीज पहले आपको बता दें, ये जो आज की विधानसभा की जो कार्रवाई का महिलाओं के नाम रखा, ये एक नजीर बन गया और ये एक नजीर बन गया, उदाहरण में पेश हो गया है। हो सकता है वो इसी चीज को देखा देखी और भी राज्यों के विधानसभा में ये चीज शुरुआत हो सकता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को पसंद आ गया, वहाँ के सदस्यों को पसंद आ गया तो वहाँ भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरा अपना मानना है, नजीर के साथ में ही जो सत्ता पक्ष ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ही आज के दिन को इस दिवस में रखकर जो विपक्ष हैगा उसके तेवरों को ठंडा कर दिया है। आप तीसरी सभा ये कही है कि महिलाएं जो है वो विधायक महिलाएं जो है वो काम कम करने जाती हैं। देखिए ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ महिलाएं हैं ऐसी जो अपने क्षेत्र में कम जाती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपना दौरा करती हैं, विकास करती हैं, जिसमें मैं नहीं स्वेब जी, आप समझे नहीं, यहां पर सवाल काम को लेकर के नहीं है, काम को लेकर के कोई सवाल नहीं उठा रहा है। बात यहां पर अपने क्षेत्र के मुद्दों को आगे रखने की है, क्योंकि अगर आप एक स्पेशल डे बुलाएंगे तो उस दिन चलिए आपने अपने मुद्दे रख दिए, अगर आपके क्षेत्र का कोई बड़ा मुद्दा है, स्पेशल डे नहीं है, उस दिन भी तो आपको रखना आना चाहिए ना विधानसभा के मंच पर। देखिए बिल्कुल सही बात है। ये पार्टी के जो नेता होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, वो इन सब बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, ये चलता है। लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र की महिलाओं को आगे करें और उनके मुद्दों को लेकर उसमें भी बोलना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होता, देखिए कांग्रेस की आराधना मिश्रा बहुत बोलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे इनपुट हेड शोएब खान, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। बारीकी से इन्होंने विश्लेषण किया, इन्होंने बताया कि किस तरह से आज जिस तरह से महिलाओं के लिए विशेष दिन बुलाया गया था, इसमें सत्ता पक्ष की रणनीति कैसे सफल होती हुई नजर आ रही है और विपक्ष कैसे अपनी रणनीति में ही इस पूरे सत्र में उलझा हुआ सा नजर आया है। लेकिन अगर बात करें मॉनसून सत्र की तो कल आखिरी दिन है, हंगामा कल भी बरपने के पूरे आसार हैं। लेकिन आज जिस तरह से कार्यवाही चली है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए नजीर बन गई है। सवाल एक बड़ा जरूर छोड़ गई है कि आखिर विशेष सत्र का आयोजन क्यों? क्या और दिन महिला विधायक अपनी आवाज को नहीं रख पाती हैं? और अगर नहीं रख पाती हैं तो इसका समाधान होना बेहद जरूरी है। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आज महिला विधायकों की आवाज विधानसभा में गूंज रही है, उसी तरह से और दिनों में भी महिला विधायक अपनी आवाज को, अपने से जुड़ी समस्याओं को, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को और क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में रखते हुए नजर आएंगी और सरकार उसका जवाब देती हुई भी नजर आएगी। और सरकार के द्वारा क्या कुछ प्रयास महिला सशक्तिकरण को लेकर के किए जा रहे हैं, राज्य के विकास के लिए किए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष से जुड़ी महिला विधायक इसकी जानकारी देते हुए भी विधानसभा में नजर आएंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।